नमस्कार, मैं रचना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 73 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक बताऊंगी। इससे पहले हमने आपको अनुच्छेद 72 तक बता दिया है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको भारतीय संविधान को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 73 में क्या है। तो इस धारा में यह बताया गया है कि इसमें संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार कैसे होगा। इसमें बताया गया है क्या कि संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति के बारे में। तो जिन विषय में शक्ति जो है वह संसद को दिया गया है, अर्थात लोकसभा है और राज्यसभा दोनों मिल करके वे राष्ट्रपति की सहमति से मिल करके विधि बना सकते हैं, ये आप सबको पता है। तो जब कोई भी बिल लोकसभा से राज्यसभा और राज्यसभा से जो है राष्ट्रपति के पास तक जाती है, तो यदि राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित हो गया है तो ये मान लिया जाएगा कि ये कार्यपालिका के द्वारा भी मान्य है। तो भारत की जो संसद की शक्ति है विधि बनाने की, वह भारत सरकार के द्वारा लागू की जाती है। आपको बता दें कि किसी संधि या अगर करार के अनुसार इसके आधार पर यदि भारत सरकार द्वारा किया गया है तो वह संधि और वह करार तब तक जारी रहेगी जहां तक उसको विधि द्वारा अधिकार प्रदान किया गया है। इस धारा में, इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि संसद के द्वारा बनाई गई शक्ति का विस्तार जो है वे राज्य सूची में दी गई है और यह सामान्य नहीं होता है। भारत सरकार के द्वारा एक यूनियन लिस्ट में कानून बना सकती है, परंतु यदि कोई संधि की बात आ जाए तो यह अधिकार जो है वह केंद्र सरकार के पास होगी और कार्यपालिका की शक्ति का उपयोग इसमें किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 73 कहलाता है। अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 74 जो भारतीय संविधान का है उसमें यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति जी हैं उनको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसमें कि अनुच्छेद 74 एक यह कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुख्य कौन होगा, वह प्रधानमंत्री होगा। और फिर राष्ट्रपति जो है वे अपने कार्यों का प्रयोग करने में जैसी भी सहायता लेंगे वे उनके अनुसार कार्य करेंगे, यानी कि उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वे किसी की भी सलाह ले सकते हैं, किसी भी मंत्रिपरिषद की सलाह ले सकते हैं, लेकिन वह उस पर बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उस सलाह के लिए एक बार फिर से विचार के लिए कह सकते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी सलाह उनको दी गई है यदि उन्हें मान्य है तो वे उसको स्वीकार कर लेंगे, यदि उन्हें मान्य नहीं है तो वो कहेंगे भाई आप एक बार फिर से सोच के फिर मुझे बताना। यह अनुच्छेद 74 एक कहता है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 74 2 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 74 2 के अनुसार यदि कोई भी मंत्री सलाह दे रहा है तो ये किसी को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उस मंत्री ने कौन सा सलाह दिया या उस मंत्री ने क्या सलाह दिया। तो नहीं, ये राष्ट्रपति और मंत्री जिसने सलाह दिया और जिसको सलाह मिला उन दोनों के बीच में ही होगा, दूसरे को उसको जानने का अधिकार नहीं है। अब आइए अनुच्छेद 75 के बारे में। ये तो हो गया अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 75 में क्या कहता है। तो अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित जो वेतन भत्ते हैं उनकी जानकारी दी गई है। इसके अनुसार यह कहा गया है कि इसमें राष्ट्रपति जो है वे बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों मिल करके प्रशासनिक कार्य के अनुसार अपने मंत्री को चुनते हैं। यदि कोई भी मंत्री अपने कार्य को नहीं कर सकता है तो उसके स्थान पर दूसरे मंत्री का चयन कर लिया जाता है। या फिर क्या होता है, कभी कभी मंत्रियों की संख्या में वृद्धि करना होता है, मंत्रिपरिषद का गठन करना होता है, तो ये मंत्रिपरिषद जो है जो देश की कार्यपालिका होती है उसको
अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं और इन सब का गठन जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75 में यह भी बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है सबसे पहले वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर जो प्रधानमंत्री होते हैं वे राष्ट्रपति की सहमति से अपने मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और जो नियुक्त मंत्री होते हैं वे राष्ट्रपति के अनुमोदन पर अपना कार्य करते हैं और जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि संसद के सहमति के बिना भी कोई 6 माह तक मंत्री रह सकता है, उसके बाद भी वह मंत्री रहेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। यानी कि 91वें संविधान संशोधन के अनुसार संसद के किसी भी सदन में जो कि 10वीं अनुसूची में अगर वह अयोग्य है तो वह मंत्री नहीं रह सकता है। यदि मंत्री वह बन भी गया है तो वह 6 महीने तक केवल मंत्री रह सकता है, उसके बाद उसे हटा दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री के लिए जो राष्ट्रपति हैं वे अपने विचार रख सकते हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। अब ये किन कारणों पर निर्भर है तो वह मैं आपको बता दूं कि जब लोकसभा में कोई बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। जब बहुमत दल अपना एक नेता नहीं रख पा रहे हैं, उनके पास कई नेता हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको प्रधानमंत्री बनाएं, तो राष्ट्रपति इनका चुनाव कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति जो होते हैं वे लोकसभा को भंग कर सकते हैं और अपने मंत्रियों को चुनाव के द्वारा सरकार को चला सकते हैं। मंत्रिपरिषद के 3 मुख्य तत्व होते हैं। वह तत्व कौन कौन से हैं तो वह हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये तीनों मंत्रिपरिषद के मुख्य तत्व होते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई भी सामूहिक कार्य खुद का नहीं होता है, न ही यह एक साथ बैठक में भाग लेती हैं। मंत्रिपरिषद को सभी शक्तियां प्राप्त हैं, यानी कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की सभी शक्तियों का उपयोग करता है और एक सरकारी रूपरेखा व कार्य की तैयार करता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों को मंत्रिमंडल के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 75 में किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 दोनों मंत्रिपरिषद को बताती है। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 76 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 76 ये कहता है कि इसमें न्यायवादी बताया गया कि न्यायवादी क्या होता है। इसके अंतर्गत भारत में महान्यायवादी हैं, जिसमें राष्ट्रपति जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए भी अहित पात्र हो किसी भी व्यक्ति को भारत का मान्यवादी नियुक्त कर सकता है। मान्यवादी का क्या कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी किसी भी विषय पर सलाह दे सकता है और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन कराना होता है जो कि राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति जिस टाइप से उनको निर्देशित करेंगे वह उन विधि संबंधित कार्यों को करेंगे या फिर उन कृत्यों का निर्वहन करना होता है जो कि इस संविधान में तस्मै प्रवर्ती किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए होते हैं। यानी कि अगर किसी अन्य विधि के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा जो भी उनको विधि के अधीन जो कार्य करने के लिए कहे गए हैं वह इन कार्यों को पूरा कराने का कार्य करते हैं, वो महान्यायवादी होते हैं। इसके अंतर्गत महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों को पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा। यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी बनेगा उसको भारत में कहीं भी किसी भी न्यायालय में जाकर के वह सुनवाई करने का अधिकार रखता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के अनुसार पद धारण करेगा और ऐसा जो वेतन भत्ता आदि जो भी वह प्राप्त करेगा वह राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही प्राप्त करेगा। यानी कि राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि उनका वेतन क्या होगा, भत्ता क्या होगा या जो अन्य सुविधाएं हैं वह क्या होंगी। यह अनुच्छेद 76 बताता है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 77 क्या बताता है। तो अनुच्छेद 77 इसमें भारत सरकार के द्वारा जो किए गए कार्यों के संचालन के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही जो है वह राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। वे कार्रवाई जो कि राष्ट्रपति के नाम से होती हैं वे निष्पादित आदेश हो सकते हैं, अन्य लिखित रीति हो सकते हैं या अधिप्रमाणित भी किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए जो नियम होंगे
वह निर्दिष्ट किए जाएं कि इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित विधिमान्य जो होती हैं वह प्रश्नगत नहीं होंगी। यानी कि जो राष्ट्रपति अगर कोई चीज़ बोलते हैं, कोई चीज़ को विधि में डालते हैं तो वह प्रश्नगत नहीं होगी। वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया निष्पादित आदेश है या फिर नहीं है। कुछ भी राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया तो वह प्रश्नचित्त नहीं होगा। यह अनुच्छेद 77 बताती है। राष्ट्रपति जो कि भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक सशक्त रूप से चलाने के लिए जो मंत्रियों का नियुक्त करेंगे वह उनके अनुसार नियम भी बना सकते हैं। यह अनुच्छेद 77 कहता है। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 यह कहता है क्या कि प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित कार्य अनुच्छेद 78 के अंतर्गत किए जाएंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री अनुच्छेद 78 के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जो कि केंद्र का प्रशासनिक कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्ताव से संबंधित जो प्रस्ताव है वह मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे। यानी कि जो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो राष्ट्र के विधि या विधान से जुड़े हुए हैं, वह प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को बताया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मांगे जाने पर केंद्र की कार्यवाहियों, विधान से जुड़े प्रस्ताव आदि से संबंधित सूचना जो है वह राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि राष्ट्रपति अगर विधान से संबंधित या केंद्र की कार्यवाही जो भी हो रही है उससे संबंधित अगर कोई जानकारी मांगते हैं तो वह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे उन्हें जानकारी प्रदान करें। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद का विचार हेतु जो भी विषय राष्ट्रपति के द्वारा मांगा जाता है या जो भी विषय पर राष्ट्रपति अपना ज्ञान देना चाहते हैं तो इससे संबंधित जो निर्णय है वह किसी मंत्री के द्वारा लिया गया हो किंतु मंत्रिपरिषद उस पर विचार नहीं किया तो राष्ट्रपति इसको भी मांग सकते हैं। यानी कि कोई भी विशेष विषय पे भी वह मंत्रिपरिषद के सुझाव मांग सकते हैं। वह मंत्रिपरिषद को किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।